कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी डीएम साहब मजदूर के भेष में हॉस्पिटल छापा मारने के लिए पहुंचते हैं। वो हॉस्पिटल के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था वह उन्हें बाहर ही रोक देता है। उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है। डीएम साहब बहुत विनती करते हैं कि मेरा एक रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे देखने के लिए जाना है, हमें अंदर जाने दीजिए। लेकिन मजदूर बने डीएम साहब को वो गार्ड अंदर जाने ही नहीं देता है। फिर डीएम साहब अपनी पैंट की जेब से एक 50 रुपए का नोट निकालते हैं और उस गार्ड के हाथ पर रख देते हैं, तो गार्ड अब उन्हें अंदर जाने से नहीं रोकता है। मजदूर बने डीएम साहब जैसे ही हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में जाते हैं तो उनकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो बेड के नीचे फर्श पर लेटी थी और उनका इलाज चल रहा था। वो महिला उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लगती है, तो वो उसके करीब जाते हैं। जैसे ही वो करीब आकर उस महिला को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जोर से उनके मुंह से निकलता है, अरे नेहा। इसके बाद वो वापस में ट्रॉली में रखी दवाइयों को देखने लगते हैं। सभी दवाइयाँ एक्सपायर डेट की होती हैं। दवाइयाँ देखने के बाद वो मजदूर खड़ा होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ के सभी डॉक्टरों को सस्पेंड कर देना चाहिए, इनकी डिग्रियाँ खारिज कर देनी चाहिए। उस मजदूर को इस तरह से चिल्लाता देख आसपास के सभी लोग और मरीज उसे देखने लगते हैं। तभी दो डॉक्टर वहाँ से गुजर रहे थे। एक डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है कि साला भिखारी कहीं का, हमें सस्पेंड कराने की बात करता है। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तो वो मजदूर उस डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और उल्टा एक जोर का झन्नाटेदार थप्पड़ उस डॉक्टर के मुंह पर मार देता है। यह देखकर हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ एक जगह इकट्ठा हो जाता है और गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो मजदूर बोलता है कि खबरदार, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इस जिले का डीएम हूँ। इतना सुनते ही पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच जाता है। सभी डॉक्टर्स के पसीने छूटने लगते हैं। आइए जानते हैं वह औरत कौन थी और आगे क्या होता है इस कहानी में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। गांव में एक 10 साल के बेटे के साथ हंसराज जी रहा करते थे। हंसराज जी एक मामूली से किसान थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उनका बेटा विवेक कक्षा 5 में पढ़ रहा था। एक दिन विवेक घर में ही टीवी में कोई फिल्म देख रहा था। वो फिल्म एक आईएएस ऑफिसर के जीवन पर थी। उसमें आईएएस अधिकारी के बारे में बताया जा रहा था। विवेक फिल्म को देखने के बाद उससे बहुत ही प्रभावित होता है और अपने पापा हंसराज जी से बोलता है कि पापा, मैं बड़ा होकर एक आईएएस अधिकारी बनूंगा। उसके पापा ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम एक दिन जरूर आईएएस अधिकारी बन जाओगे, बस अपनी पढ़ाई को लगन से करते रहो। दोस्तों, कुछ वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। अब विवेक भी बड़ा हो चुका था और अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। जब वो इंटरमीडिएट की परीक्षा देता है और पास हो जाता है तो उसके पापा हंसराज जी उससे कहते हैं कि बेटा विवेक, अब तुम अपनी पढ़ाई को यहीं छोड़ दो और मेरे साथ खेतीबाड़ी के कामों में हाथ बटाया करो। ये बात सुनकर विवेक मायूस हो जाता है और बोलता है कि पापा, आप ऐसा मत बोलिए, मेरे सपने को चकनाचूर मत कीजिए। मुझे पढ़ लिख कर आईएएस अधिकारी बनना है। मेरा बचपन से ही सपना रहा है।
तो हंसराज जी कहते हैं कि मैं अब दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मुझसे खेतों में काम नहीं होता है, इसलिए अब तुम मेरे साथ खेतों में हाथ बटाया करो और ये पढ़ाई लिखाई को छोड़ दो, क्योंकि मेरी आमदनी भी कम हो गई है, मैं और पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। तो विवेक अपने पापा से कहता है कि पापा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगा और आपके साथ खेतों में काम भी कराऊंगा, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे हौसले को गिरने मत दीजिए। तो फिर हंसराज जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे वैसे अपनी पढ़ाई को जारी रख, मैं तो काम को आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। अब विवेक अपने गांव के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। विवेक बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझाया करता था और गणित का ट्यूशन पढ़ाया करता। धीरे धीरे उसके पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। आसपास के गांवों से माँ बाप अपने बच्चों को उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते थे। जब विवेक देखता है कि दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब मैं अकेला इनको नहीं पढ़ा सकता, तो वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए 2-3 अच्छे और होनहार टीचर को रख लेता है और अपने ट्यूशन बैच की क्लास को कोचिंग सेंटर के रूप में बदल देता है और कोचिंग का नाम रखता है विवेक कोचिंग सेंटर। अब उसका कोचिंग सेंटर भी बढ़िया से चलने लगता है, क्योंकि वो अच्छे होनहार टीचर को अपने पास जॉब पर रखता था, उन्हें अच्छी सैलरी देता था और इंटरव्यू में पास होने के बाद ही टीचर को रखता था। कोचिंग सेंटर चलाने के साथ साथ थोड़ा बहुत अपने पापा के साथ भी खेतों में काम करा दिया करता था और अपनी पढ़ाई को भी कर रहा था। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। अब वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, तो एक दिन उसके पापा हंसराज जी कहते हैं कि बेटा, आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे हैं कि अपने बेटे की कमाई खाने में लगा हुआ है, अभी तक उसकी शादी नहीं की है, बेटा अब तुम अपनी शादी कर लो। लेकिन विवेक साफ इनकार कर देता है कि मुझे अभी पढ़ना है, ये शादी विवाह के चक्कर में नहीं उलझना है। लोगों का क्या है, 1000 तरह की बातें बनाते हैं, बनाने दीजिए। हंसराज जी अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाते हैं कि देखो बेटा, शादी कर लेने से तुम्हारी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि तुम और भी अच्छे से पढ़ाई को कर पाओगे। तो विवेक पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जरा बताइए मुझे भी। तो हंसराज जी बताते हैं कि बेटा, तुम ट्यूशन भी पढ़ाते हो और खेतों में भी काम को कराते हो और इस सब के बाद घर का काम देखते हो, खाना वगैरह बनाते हो, साफ सफाई भी करते हो, घर के सैकड़ों काम होते हैं। अगर इस घर में एक बहू आ जाएगी तो घर का सब काम वो खुद संभाल लेगी। इसके बाद तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाओगे। बहू हमारी भी देखभाल करेगी और घर का काम भी संभाल लेगी। ये बात विवेक भी समझ में आ जाती है। वो सोचता है कि पापा ठीक ही कह रहे हैं। फिर वो कहता है, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए राजी हूँ, आप लड़की देखिए। इस पर हंसराज जी भी बहुत खुश हो जाते हैं और विवेक के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। पड़ोस के ही गांव में उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसका नाम नेहा होता है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। इसके बाद दोनों की फैमिली बैठकर शादी की बातचीत करते हैं और तारीख तय कर दी जाती है। 2 महीने के बाद तय की गई तारीख को बड़ी ही धूमधाम से नेहा और विवेक की शादी हो जाती है।
नेहा मायके से विदाई करके अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में वो विवेक का ख्याल रखती है और उसके पापा का आदर सम्मान करती है और घर को भी अच्छे से संभालने लगती है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दोस्तों, शादी से पहले नेहा ने 2-3 जगह संविदा पर इंटरव्यू दिया था नौकरी के लिए। तभी एक दिन किसी एक स्कूल से कॉल आता है। वो बताते हैं कि आपका हमारे स्कूल में टीचर के तौर पर सिलेक्शन हो चुका है। जब ये बात नेहा अपने पति विवेक से बताती है कि ऐसे मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं उस स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो विवेक नेहा को लेकर उस स्कूल में पहुँचता है जहाँ नेहा का टीचर के लिए सिलेक्शन हुआ था। वहाँ जाकर वो प्रिंसिपल से मिलते हैं। विवेक देखता है कि स्कूल इतना खास नहीं है, छोटा और प्राइवेट स्कूल ही है। तो विवेक प्रिंसिपल से बात करने के बाद कहता है, ठीक है सर, हम आपको 2 दिन में जवाब दे देंगे। अब विवेक नेहा को लेकर घर आ जाता है और नेहा को समझाता है कि देखो, वो एक प्राइवेट स्कूल है, ऐसे स्कूल का कोई भरोसा नहीं, कब तुम्हें नौकरी से निकाल दें, और वो तुम्हें इसका ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, बहुत कम सैलरी देते हैं ये लोग। अगर तुम पढ़ाना ही चाहती हो तो तुम मेरे कोचिंग सेंटर में ही पढ़ा लो। लेकिन नेहा इस बात को नहीं मानती है। वो जिद पकड़ लेती है कि वो तो उसी स्कूल में ही पढ़ाने जाएगी। नेहा की जिद के आगे विवेक भी बेबस हो जाता है। तो उसके पापा भी कहते हैं कि बेटा, जब बहू का यही मन है तो इसे कर लेने दो। दोस्तों, शुरुआत में तो सब कुछ अच्छे से चलता है। नेहा वहाँ पढ़ाने के लिए जाती है। स्कूल जाने से पहले घर का सभी काम निपटा कर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो नेहा की आदतें भी खराब होने लगती हैं। वो अपने पति से कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मुझे सवेरे सवेरे कितनी जल्दी रहती है। तुम तो पूरे दिन निठल्ले बैठे रहते हो, घर के कामों में मेरा हाथ नहीं बटा सकते। ये सब बातें विवेक को बहुत बुरी लगती हैं। वो बोलता है कि देखो नेहा, मैं खेतों में भी काम करके आता हूँ, कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। ये किस तरह की बातें मुझसे कह रही हो? तुमसे 3 लोगों का खाना भी नहीं बन रहा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नेहा बड़बड़ाते हुए काम को करके स्कूल चली जाती है। लेकिन अगले दिन वो गुस्से में बगैर खाना बनाए स्कूल चली जाती है और जाते हुए बोल गई थी कि अपना खाना बना लेना, जैसे पहले बनाते थे। मैं आज स्कूल से लेट आऊँगी। कुछ दिनों तक यही नाटक चलता रहा। विवेक ने बहुत बर्दाश्त किया, नेहा को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तो एक दिन विवेक उससे साफ साफ शब्दों में बोल देता है कि तुम आज स्कूल तब ही जाओगी जब खाना बना दोगी। अगर ये नौकरी करनी है तो घर का भी काम देखना पड़ेगा। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और नेहा अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में चली जाती है और कुछ दिनों बाद अपने पिता से बोलकर विवेक के घर तलाक के पेपर भेज देती है। विवेक उन पेपर पर साइन नहीं करता है और गाड़ी लेकर नेहा के घर पहुंच जाता है। नेहा के पिता से मिलता है और उनसे सभी बातें बताता है, लेकिन नेहा के पिता भी नेहा का ही पक्ष लेते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा, अगर ये पढ़ाना चाहती है तो तुम्हें इससे परेशानी क्या हो रही है? तो विवेक बोलता है कि पिताजी, मुझे इसके नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये संविदा पर नौकरी कर रही है और वो एक प्राइवेट स्कूल है जो इसे कभी भी नौकरी से हटा सकते हैं। अगर इसे इतना ही पढ़ाने का शौक है तो अपने ही कोचिंग सेंटर में पढ़ा लेगी। मैं इसे स्कूल से भी ज़्यादा पैसा दे दिया करूँगा। लेकिन दोनों ही बाप बेटी इस बात को नहीं मानते हैं। विवेक आते हुए
उनसे बोल देता है कि नेहा ने खुद मुझे तलाक के पेपर भेजे हैं, लेकिन मैंने उन पर साइन नहीं किया है और ना कभी करूँगा। मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। विवेक बोलता है, क्योंकि शादी सिर्फ जीवन में एक बार ही होती है और ये 7 जन्मों का रिश्ता है जो इन्होंने मेरे साथ जोड़ा है। मैं नेहा को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसको अपने घर रहना है तो रहे, मैं तलाक नहीं दूंगा। जब इसकी मर्जी हो तो ससुराल आ सकती है। इतना कहकर विवेक अपने घर लौट आता है। समय ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन नेहा नहीं आई। विवेक का भी अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। वो भी कंपटीशन के फॉर्म भरना शुरू कर देता है। उधर नेहा भी स्कूल में पढ़ाती है और वहीं से अपने मायके लौट जाती थी। उसके मायके से भी स्कूल की दूरी इतनी ही पड़ती थी जितनी उसके ससुराल से। अब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई एक दूसरे को कॉल तक नहीं करता है। हंसराज जी ने विवेक से कई बार कहा था कि बेटा बहू को मनाकर वापस ले आओ, लेकिन विवेक दोबारा उसे लेने के लिए नहीं जाता है। कहता है कि पापा, जब बात उसकी समझ में आएगी तो अपने आप आ जाएगी। मैं अब वहाँ जलील होने के लिए नहीं जाऊँगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद यूपीएससी की वैकेंसी निकल जाती है तो विवेक भी फॉर्म को भर देता है। अब विवेक दिन रात एक कर देता है और अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है। अब उसे किसी दूसरे काम में उलझने की फुर्सत नहीं थी। वो घर के कामों के लिए भी एक नौकर रख लेता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर से उसे अच्छी इनकम हो रही थी। वो अपना पूरा समय पढ़ाई को देता है। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही काम बचे थे: खाना खाना, पढ़ाई करना और सोकर आराम करना। क्योंकि विवेक के दिल दिमाग में भी एक जुनून सवार था। उसकी पत्नी 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी का उसे ताना मारकर गई थी। वो सोच रहा था कि मुझे कुछ तो बड़ा करना ही है। अब दोस्तों, वो एग्ज़ाम देता है और रिजल्ट आने पर देखता है कि वो पास हो गया है। प्री एग्ज़ाम निकाल देता है। अब 3 महीने का समय रह जाता है मेंस के लिए। तो वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, मुझे अब ज़रा भी डिस्टर्ब मत करिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं अच्छे से आगे की तैयारी करना चाहता हूँ। दोस्तों, वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। बिल्कुल भी किसी से कोई मतलब नहीं रखता। फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर देता है और अपनी पढ़ाई में जुट जाता है। और जब 3 महीने बाद मेंस होता है तो वो मेंस भी निकाल लेता है। अब इसके बाद वो इंटरव्यू को भी पास कर लेता है। दोस्तों, वो अब एक डीएम बन गया और उसे एक ज़िले का चार्ज सौंप दिया जाता है। जिलाधिकारी बनने के बाद वो हर एक काम की बारीकी से छानबीन करता है और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों से उनके पास एक सरकारी हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। बहुत से गरीब लोग उनकी शिकायत पेटिका में अपनी शिकायत डालकर जा रहे थे कि इस सरकारी अस्पताल में मरीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसों की मांग की जा रही है और एक्सपायर दवाइयाँ चलाई जा रही हैं। कोई भी दवा अपना असर नहीं दिखाती है और हॉस्पिटल के डॉक्टर मरीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जब शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी तो डीएम साहब इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, लेकिन ऐसे सीधा एक्शन नहीं ले सकते थे क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल था और अगर कहीं ये बात झूठ निकल गई तो हॉस्पिटल या डॉक्टर को बदनाम करने की कोई साजिश हुई तो हमारे ऊपर बहुत सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। इसलिए वो फैसला करते हैं कि मैं अकेला ही मजदूर का भेष बनाकर हॉस्पिटल जाऊंगा और इस बात की पुष्टि करूंगा। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर हॉस्पिटल के लिए जाते हैं।
लेकिन वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है। बोलता है कि ये फटे पुराने गंदे कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में क्या करने जाएगा। डीएम साहब बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गार्ड नहीं माना। अब मजदूर यानी डीएम साहब अपनी जेब से एक 50 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख देते हैं तो गार्ड उन्हें खुशी खुशी अंदर जाने देता है। डीएम साहब अंदर जाकर चारों तरफ निगाह घुमाकर देखते हैं तो वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी। जितने बेड थे उससे कई ज़्यादा मरीजों को भर्ती कर रखा था। किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। एक बेड पर दो दो मरीज लिटा रखे थे। कुछ मरीजों को नीचे फर्श पर ही लिटा दिया था। कोई सिस्टम से इलाज नहीं चल रहा था। मरीजों के परिजन डॉक्टरों के आगे पीछे घूम रहे थे लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी फर्श पर लेटे एक मरीज पर उनकी नज़र पड़ती है। वो मरीज उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जब वो उसके करीब जाते हैं तो उस महिला मरीज को देखकर दंग रह जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, नेहा, तुम्हें ये क्या हो गया है? नेहा की हालत बहुत बुरी थी। वो तेज बुखार की वजह से दर्द में कराह रही थी। जब डीएम साहब उनकी दवाइयों को चेक करते हैं तो सभी दवाइयाँ एक्सपायर थी। तो डीएम साहब खड़े हो जाते हैं और ज़ोर से बोलते हैं कि यहाँ ये क्या मजाक चल रहा है। मैं यहाँ के सभी डॉक्टरों को सस्पेंड करा दूंगा। तभी दो डॉक्टर वहाँ से गुजर रहे थे। उसको ऐसे चिल्लाता देख उनमें से एक डॉक्टर उनके पास आता है और बोलता है कि दो कौड़ी के आदमी, अपनी औकात मत भूल। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें सस्पेंड कराएगा। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तो डीएम साहब उसका हाथ पकड़कर उल्टा उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर और भी स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो जाता है और उनके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो मजदूर कहता है कि खबरदार, किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ। इतना सुनते ही पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच जाता है। तभी डीएम साहब अपना फ़ोन निकालते हैं और पास के ही पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं। सभी डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया जाता है। एक फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है और सभी मरीजों की दवा को चेक कराया जाता है। ज़्यादातर मरीजों की दवा एक्सपायर ही निकलती है। इसके बाद डीएम साहब डॉक्टरों पर केस दर्ज करते हैं और उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता है। फिर वो नेहा के पास जाते हैं और नेहा से बोलते हैं कि नेहा उठ जाओ, अब मैं आ गया हूँ। नेहा अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि विवेक है। विवेक अपने बारे में बताने ही वाला था कि मैं डीएम बन चुका हूँ, लेकिन नेहा पहले ही बोल देती है कि मुझे इन सब बातों का पहले ही पता चल गया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना विवेक। विवेक उसको चुप कराता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे गोद में उठाता है। तब तक उनका ड्राइवर भी गाड़ी लेकर आ पहुंचा था। अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चलो। इसके बाद नेहा का अच्छे से इलाज होता है और वो 1-2 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो विवेक नेहा से पूछता है कि तुम्हारे ये हालात कैसे हो गए? तो नेहा बताती है कि जब मैंने आपको तलाक के लिए पेपर भेजे थे उसके 6 महीने बाद ही पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उनका इलाज भी इसी हॉस्पिटल में चला, लेकिन वो बच ना सके क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं थी कि वहाँ एक्सपायरी दवा दी जाती हैं। और 1 साल बाद मेरी नौकरी भी छूट गई थी। मुझे नौकरी से हटा दिया जाता है। इस टेंशन के चलते मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी और कुछ समय के बाद तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई तो आस पड़ोस वालों ने वहीं एडमिट करा दिया। इसके बाद का तो आपको मालूम ही है। अगर आप वहाँ ना पहुँचते तो मैं भी आज इस दुनिया में ना होती।
विवेक इस बात पर नेहा के होठों पर अपना हाथ रख लेता है। फिर नेहा कहती है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी थी। तो विवेक कहता है, कोई बात नहीं, भूल जाओ वो सब। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बड़ी बात है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तो पहले ही उन तलाक पेपर पर साइन नहीं किया था। मैंने पहले भी बोला था कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। मैं इसके मरते दम तक ऐसे ही निभाऊंगा और आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर तुम मुझे अपनाना चाहो। तो ये बात सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और विवेक के पैरों को पकड़ लेती है। डीएम साहब उन्हें उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। डीएम साहब उस हॉस्पिटल के लिए कोर्ट में केस दाखिल करते हैं कि हॉस्पिटल में दोबारा से नए डॉक्टर नियुक्त किए जाएं और हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज कराया जाए। इसके बाद हॉस्पिटल में नए और काबिल डॉक्टर नियुक्त होते हैं। अब ये हॉस्पिटल शहर का टॉप सिटी हॉस्पिटल बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.